हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड के कोर 4 पेपर को, जो कि कोर 4 पेपर से रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट आए थे और कोर 4 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, कोर 4 का जो आप लोगों का यूनिट 1 और यूनिट 2 में डिवीज़न है, इससे पहले मैंने सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है और अगर आप लोगों के पास सिलेबस भी है तो उसे खोल कर अच्छे से देखिए। सिलेबस में बहुत ही डिटेल्ड में दिया हुआ है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। तो अर्ली मिडिवल एज इसमें आप लोगों को पढ़ना है, जिसका जो पहला यूनिट 1 है। अब लगातार एक एक करके हम लोग यूनिट के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर हम लोग एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे, जिससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों का कवर होता चला जाएगा। तो ये पहला टॉपिक है कोर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर लॉन्ग टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं जो पहला यूनिट है कोर 4 का, वो उसका जो मॉड्यूल 1 है, उसमें हम लोगों को जो अर्ली मिडिवल फेज़ है उसके बारे में समझना है कि अर्ली मिडिवल फेज़ था क्या, इससे संबंधित हिस्टोरियोग्राफी क्या थे, यानी अर्ली मिडिवल फेज़ को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत महत्वपूर्ण है जो हमें इस काल के इतिहास के बारे में बताता है। तो यूनिट 1 को ही मैंने यहाँ पे जस्ट सिलेबस के यूनिट 1 को ही यहाँ पर दिखाया है। पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो उसे देख लीजिए और आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप उसको भी अच्छे से देख लें कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 में जो पहला पॉइंट है, डिफरेंट परसेप्शन ऑन द अर्ली मिडिवल सिचुएशन। अर्ली मिडिवल सिचुएशन या अर्ली मिडिवल फेज़ को लेकर जो डिफरेंट परसेप्शन है इतिहासकारों और विद्वानों के बीच, और इसके जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार इसे एक अलग एज के रूप में देखा गया है, प्राचीन और मध्यकाल से अलग एक ट्रांजिशन फेज़ के रूप में देखा गया है, क्यों देखा गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें इस पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना होगा। और जो दूसरा पॉइंट है 1.2 मॉड्यूल 1 का, उसमें आप लोगों को देखना है लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर्टिकुलर इसी फेज़ का देखना है, पूर्व मध्यकाल का या अर्ली मिडिवल एज का। इस समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से अभिलेख हैं जो हमें इस समय काल के इतिहास को बताते हैं। अर्ली मिडिवल एज में आपका टाइम पीरियड आ जाएगा लगभग 600 से लेकर 1200 AD के आसपास हम लोगों को पढ़ना है। तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इसमें हम लोग देखेंगे सोर्सेज में, और कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो कि बाद में लिखे गए हैं लेकिन इस काल के इतिहास को बताते हैं। चूँकि ये काफ़ी लंबा समय है, 600 से लेकर 1200 तक का, तो सारे ग्रंथों को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स। इस समय में जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसका विकास कैसे हुआ। तो आज हम लोगों का मेन फोकस रहेगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, वरना एक ही में बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स को यहाँ देखेंगे। क्योंकि लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कई बार पूछा गया है, लास्ट बार भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी रह सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी रह सकता है। पर्टिकुलर किसी लिटरेरी सोर्स का नाम दे दिया, उसके राइटर के बारे में पूछ सकता है। कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में बोल दिया, उससे पूछा जा सकता है कि किस काल के बारे में पता चलता है, किस शासक के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स भी आ जाते हैं। इस काल में बहुत सारे, स्पेशली दक्षिण में पल्लवों के काल में और चोल काल में बहुत सारे मंदिर बने हैं, और इधर पूर्व में उड़ीसा में इस पर्टिकुलर पूर्व मध्यकाल एज में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। उन मंदिरों के बारे में भी आप लोगों को देख लेना है इसमें डिटेल में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, डिफरेंट परसेप्शन ऑन द अर्ली मिडिवल सिचुएशन। देखिए, इसमें अर्ली मिडिवल फेज़ को किस प्रकार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसमें हम लोगों को यही देखना, और अर्ली मिडिवल फेज़ है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कैनेट का। उसने कहा था कि पूर्व मध्यकाल विकास व स्थायित्व की अपेक्षा संक्रमण व परिवर्तन की अवधि था। दैट मीन्स अर्ली मिडिवल एज में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी या एक स्थायी शासन व्यवस्था नहीं था, उसके बदले यहाँ पर संक्रमण यानी ट्रांजिशन फेज़ है और परिवर्तन की अवधि है, यानी लगातार चीज़ें चेंजेस होते जा रही है, चाहे वो प्रशासन में हो, शासकों का बदलाव हो, शासक बदल रहे हैं तो प्रशासन में चेंजेस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं घट रही है समाज में, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, उन सब में भी लगातार परिवर्तन आ रहा था।
तो पूर्व मध्यकाल का अगर हम लोग टाइम पीरियड पहले समझ लें तो 650 से 1200 ईस्वी या लगभग 600 से 1200 ईस्वी के इतिहासकारों ने इसे हर्षवर्धन के काल के बाद से लेकर 1200 ईस्वी यानी दिल्ली सल्तनत के पहले तक के टाइम पीरियड को रखा है। तो ये हो गया पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को हर्षवर्धन काल के बाद या फिर गुप्त काल के बाद और सल्तनत काल के बीच की कड़ी माना जाता है। ये इसे जोड़ने का काम करता है। इस काल की एक प्रमुख विशेषता जो है वो ये थी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, और इसका महत्वपूर्ण कारण माना गया था सामंतवाद प्रवृत्ति का विकास। बहुत सारे इतिहासकारों ने माना है कि इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति विकसित हुई। जमीन जो था उसका अनुदान के रूप में दिया जाने लगा ब्राह्मणों को और लोगों को भी, स्पेशली ब्राह्मणों को जिनमें उनसे कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इन खेतों पर या फिर इन ज़मीनों पर किसानों के द्वारा ही उपज होता था और वो किसान उनके अंडर में थे। तो इसका समीकरण लगाया गया है कि जिस प्रकार यूरोप में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो सामंत होते थे उनके अधीन ज़मीन होती थी, वो स्वयं खेती नहीं करते थे, वो अपने कृषकों से, कृषकदासों से, सब सामंत जो उनके होते थे, उप सामंत, उनके द्वारा वो कृषि कार्य करवाते थे। और इस प्रकार एक अलग अर्थव्यवस्था, सामंतवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो इस समय भी माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों ने माना है कि सामंतवादी विचारधारा के जो इतिहासकार है यह समर्थन करते हैं। तो इस समय राजनीतिक विकेंद्रीकरण एक प्रमुख इसकी विशेषता थी और कृषकों का बंधुआ मजदूर के रूप में रूपांतरण होना तथा नगरीय केंद्र, यहाँ पे नगरीय केंद्र भी पनपे हैं, तथा मुद्रा प्रणाली के पतन के रूप में इसे वर्णित किया गया है। लेकिन मुद्रा प्रणाली का पतन के रूप में वर्णित करते हैं ये। और सामंतवाद की जो अवधारणा को उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों संदर्भ में स्वीकार किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और इस काल की एक प्रमुख विशेषता क्षेत्रीय संस्कृति या छोटे छोटे राज्यों का उदय। जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि राज्यों के भीतर राज्यों का काल है ये, इसे राज्यों के भीतर राज्यों का काल, मतलब राज्य है उसके अंदर फिर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं इस काल की। सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषता में व्यापार में चेंजेस आता है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की। तो ये सारे पूर्व मध्य युग की विशेषताएं हैं। अब हम लोग डिटेल में जिस टॉपिक को देखेंगे वो आप लोगों का है लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में पहले से बताया है, उसके बाद हम लोग इसको एक नोट्स के फॉर्मेट में PDF में देख लेंगे, जिससे आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो जाएगा और टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा। तो पहला है अर्ली मिडिवल सोर्सेज। तो दो सोर्सेज है, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, सोर्सेज से ही आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो लिटरेरी सोर्सेज के फिर डिफरेंट पार्ट्स होंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सेम उसी तरह का ही है डिवीज़न, बस जो बुक्स के नाम हैं या फिर जो अभिलेखों के नाम है वो बस परिवर्तित हो गए हैं समय काल के अकॉर्डिंग, या फिर हमें उसी समय काल के बारे में लिखना है। जैसे हम लोगों ने सोर्सेज में, एंशिएंट इंडियन सोर्सेज में ओवरऑल सारे काल को लिखा था, चाहे वो गुप्त काल का साहित्यिक स्रोत हो या मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत हो या फिर पूर्व मध्यकाल का साहित्यिक स्रोत हो या हर्ष के काल का साहित्यिक स्रोत हो। लेकिन इसमें हम लोग पर्टिकुलर हर्ष से लेकर दिल्ली सल्तनत के पहले तक के समय में जो भी साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट्स में देख लें कि किस किस पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो है लिटरेरी सोर्सेज। इस समय लिटरेरी सोर्सेज में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर आता है राजाओं के जीवन चरित्र। उनके दरबारियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा राजाओं के बहुत सारे जीवन चरित्र लिखे गए थे इस काल में, और ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है और इससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो बायोग्राफी ऑफ रूलर्स, तो बहुत सारे रूलर्स के बायोग्राफी इस काल में लिखे गए हैं। तो सभी का वर्णन नहीं करना है, एटलीस्ट 5 से 7 का हम लोग यहाँ पे वर्णन कर देंगे। तो जैसे हर्षचरित पहला ही आ जाता है, वान भट्ट द्वारा हर्षचरित। तो पहला पॉइंट आप लोग दीजिएगा बायोग्राफी ऑफ रूलर्स या जीवनियाँ शासकों की, और एक एक दो दो नाम लिख के और उसके बारे में 2 से 3 लाइन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि हर्षचरित में था क्या। पूरा हर्षचरित का डिटेल नहीं लिखना है, एटलीस्ट शासक और लेखककर्ता के बारे में लिख देना, और पर्टिकुलर किस वंश या किस राज्य के बारे में, किस समय काल के बारे में हमें पता चल रहा है उसके बारे में लिखना होगा। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे हर्षचरित।
हर्षचरित हम लोग देख लेंगे, हर्षचरित के बारे में लिखना है। फिर विक्रमांक देव चरित है, कुमारपाल चरित है, रामचरित, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरित भी इसे कह सकते हैं, और नवसहंसाक चरिता। तो नवसहंसाक चरित वो, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से शासकों के बारे में लिखा गया है और किस वंश का इतिहास हमें पता चलता है। दूसरा लिटरेरी सोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पुराण। इस काल में कुछ पुराणों की रचना हुई थी, जिसमें बृहरण्य पुराण प्रमुख है, ये 9वीं शताब्दी में इसकी रचना है। भागवत पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। फिर कलिका पुराण है, और भी बहुत सारे पुराण हैं, और पुराणों के साथ साथ उप पुराण भी इस काल में लिखे गए हैं, जिससे हमें इस काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब देखिए एक दूसरा आ जाता है कमेंट्री। कमेंट्री का मतलब है टीका, जैसे मनुस्मृति पर टीका लिखा गया, ठीक है। व्याकरण की जो रचना थी उस पर भी टीका लिखा गया था, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। तो चूंकि यहाँ पर वो वाला पोर्शन नहीं आएगा, दूसरे जो टीका है, बहुत सारे टीकाएँ हैं व्याकरण ग्रंथ जो है उसको छोड़कर, और भी जैसे मनुस्मृति और स्मृति ग्रंथों के अलावे और भी कुछ धार्मिक ग्रंथ थे, उन पर टीकाएँ लिखी गई है, यानी उसी के बारे में शॉर्ट करके उस पर विश्लेषण किया है, और उन लेखकों के नाम के बारे में हमें लिखना होगा कमेंट्रीज़ में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिलीजियस सोर्सेज। इस काल में कुछ जैन ग्रंथ, कथाएं, धर्म, बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर फॉरेन अकाउंट्स। इस काल में कुछ विदेशी यात्रियों का भी विवरण मिलता है। विदेशी यात्रियों में 2 लोगों के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एक तो वेनसांग, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और एक इत्सिंग। इत्सिंग भी इसी समय के आसपास आया है, वेनसांग के बाद आया था, लेकिन उसने भी बहुत सारे विवरण लिखे हैं। तो इन दोनों के नाम के बारे में हम लोग लिख देंगे। और इस काल में और भी आए हैं, जैसे पाल शासकों के बारे में लिखने वाला, राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखने वाला अरब यात्री सुलेमान, ये सारे भी थे, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अदर लिटरेरी सोर्सेज। अब देखिए अदर लिटरेरी सोर्सेज एक पॉइंट इसलिए यहाँ पर मैंने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अदर लिटरेरी सोर्सेज बोलकर कोई पॉइंट है, लेकिन इतने सारे सोर्सेज लिखने के बावजूद भी बहुत सारे साहित्यिक स्रोत बच जा रहे हैं, लेकिन उनका सबका डिटेल लिखना मुश्किल है। तो एटलीस्ट जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत हैं, उनके कम से कम नाम और राइटर्स बस सेंटेंस में ही लिख देना है, 4-5 सेंटेंस में ही लिख देना, उसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, वरना आंसर बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए अदर लिटरेरी सोर्सेज में रिमेनिंग जो भी सोर्सेज बचे हैं, जो हमें याद है और इम्पॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साहित्यिक स्रोत में, यानी जो पुस्तक बच गए हैं उनके बारे में। पुराण, कमेंट्री, रिलीजियस सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट और राजाओं के जीवन चरित्र को छोड़कर जो पुस्तकें बची है वो सारे के सारे हम लोग इसमें लिख देंगे। अब आता है, ये 4 से 5 पॉइंट हो गया आपका लिटरेरी सोर्सेज का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ये है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख हो गए, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, लैंड ग्रांट प्लेट। इस समय बहुत सारे भूमि अनुदान पत्र भी मिलते हैं, उनके बारे में भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बताते हैं कि कब भूमि दी गई, किसको भूमि दी गई, कौन से क्षेत्र में वो भूमि मिली है, किस शासन काल में मिली है, तो वो उस काल के इतिहास को दर्शाता है। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स को मैंने एक ही जगह यहाँ पे लिख दिया है। बहुत सारे टेम्पल्स बने, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर, ये 3 प्रमुख क्षेत्र है, इसके अलावा भी बहुत सारी मंदिरें बनी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख है जिनको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर लिखना है। एक उड़ीसा और एक पल्लवकालीन वास्तुकला के ऊपर लिखना है। पल्लवकालीन वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है कि पल्लवकालीन वास्तुकला से आप क्या समझते हैं। चोल शासकों के काल में भी बहुत सारी मंदिरें बने हैं, उनके बारे में लिखना है। इसके अलावे भी अन्य जो शासक हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग लिख देंगे, लेकिन ये तीनों को डिटेल में लिखना है। उसके बाद आ जाती हैं मूर्तियाँ। आइडल्स में बहुत सारे आइडल्स बने हैं इस काल में भी, जिसमें चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस काल में शैव धर्म को मानने वाले हुए, वैष्णव धर्म को मानने वाले हुए, उनके अनुसार भी बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, उसे हम लिखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट गोमतेश्वर की मूर्ति भी ये पूर्व मध्यकाल में ही बना था, अर्ली मिडिवल एज में भी बना था। गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में आप लोगों को सबको पता है, वो जीएस का भी पोर्शन है, जीके में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग लिख देंगे। अब आ जाता है केव पेंटिंग्स। मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स का ही एक हिस्सा है। बहुत सारी गुफाओं का भी निर्माण किया गया था बौद्ध भिक्षुओं
के लिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे जानकारी हम लोगों को मिलता है। चित्रित है, पेंटिंग्स हैं और केव पेंटिंग्स। तो पर्टिकुलर इस काल में जो भी चित्र हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत पहले की है, लेकिन उन गुफाओं में भी इस काल से संबंधित कुछ पेंटिंग्स उपलब्ध हैं जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये ओवरऑल हो गया आप लोगों का सोर्सेस। अब सोर्सेस को हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट, नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं कि वो कैसे है, और वो नोट्स फॉर्मेट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है, और एक्चुअली वो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट नोट्स के लिए बोलते हैं तो उससे आप लोगों का दोनों चीज़ हो जाएगा। ये मैंने समझा दिया कि आप लोगों को मेन चीज़ लिखना कैसे है, क्या लिखना है। अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ नोट्स देख लेते हैं, और वो आप लोग खुद से तैयार भी कर लीजिएगा अपने लैंग्वेजेस में, और जो भी समझाया गया या बोला गया उससे भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं सेंटेंसेस को। अब हम लोग देखते हैं पीडीएफ को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। स्रोत से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम लोग पूर्व मध्यकालीन जो या फिर अर्ली मेडिवल एज जो है उसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्रोत पे आएंगे। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया पॉइंट्स को, बस उसी पॉइंट्स को यहाँ पे एलाबोरेट किया गया है। तो देखिए पहला ही है कि भारत के इतिहास में हर्ष की मृत्यु के बाद से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का काल पूर्व मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस काल के इतिहास को जानने में जो पुस्तकें और अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां सहायक हैं, इस काल के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत है। दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है कि साहित्यिक पुस्तकें और पुस्तक के अलावा और जो चीज़ें हैं वो सारे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। उसके बाद है पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में राजाओं के जीवन चरित्र, राज दरबारियों की रचनाएं, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, धर्म कथाएं, टीकाएं प्रमुख हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। तो देखिए जस्ट हम लोगों ने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किया है बस उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया गया है। इतना ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। उसके बावजूद, समझा देने के बावजूद भी बहुत लोगों का क्वेरी रहता है नोट्स के लिए, तो इसे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, जिसे आप लोग ज़रूर से देख लिया। और ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यही लिखना है, आप लोग इसे फिर अपने लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस को थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। तो इससे क्या होता है, आपका आंसर दूसरों से अलग होता है, और साथ में इससे आप लोगों की जो लिखने की एबिलिटी है वो भी सुधरती है और उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसा ज़रूर करिए। आप लोग जहाँ से भी पढ़िए, आप लोग बुक से पढ़िए, आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़िए, कहीं से भी नोट्स मिल रहा है उससे पढ़िए, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर करिए, हूबहू कभी भी नहीं लिखना है। उसमें अपना शब्द और अपनी भाषा को ज़रूर से इंक्लूड करिए। फिर देखिए निम्न पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में राजाओं के जीवन ये सारे हैं जो हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जस्ट उन बिंदुओं को डिटेल में लिख देना है, पॉइंट्स दे देकर। तो पहला ही पॉइंट्स आता है साहित्यिक स्रोत का, राजाओं के जीवन चरित्र। राजाओं के जीवन चरित्र में क्या है, थोड़ा सा जीवन चरित्र के बारे में लिख दीजिए कि क्या है, उसके बाद एक एक जीवन चरित्र को स्टार्ट करते जाइए। तो पूर्व मध्यकालीन शासकों के दरबारियों ने राजाओं के विजय अभियानों और उनकी प्रशंसा में कई जीवन चरित्र लिखे हैं, जिसमें अब एक एक करके हम सबका नाम लिखते जाएंगे हम लोग। जैसे हर्षचरित, जिसमें हर्षचरित एक प्रमुख स्रोत है, जिसकी रचना वानभट्ट ने किया, और इसमें हर्षवर्धन की विजय और साथ में वर्धन वंश का इतिहास मिलता है। जस्ट शॉर्ट में हमने लिख दिया। हर्षचरित तो अपने आप में एक पुस्तक है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, एटलीस्ट समय काल और उसके लेखक के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आ जाता है रामचरित। रामपाल पाल वंश का शासक था, उसी की जीवन चरित है ये, तो रामचरित है। पाल शासक रामपाल के जीवन और विजय अभियानों का लेखा जोखा रामचरित में मिलता है, और यह पालकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके लेखक संध्याकर नंदी है। एक नज़र आप लोग बस इसको देख लीजिए, जो अभी समझाया है वही है। उसके बाद विक्रमांक देव चरित आ जाता है, ये विल्हन द्वारा रचित है। ये भी एक कश्मीरी कविता, देखिए कलहन से मिलता हुआ नाम है विल्हन का। विक्रमांक देव चरित विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन यानी विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन के बारे में मिलता है। ये एक चालुक्य शासक था, तो चालुक्य वंश के इतिहास का पता चलता है। उसके बाद आ जाता है कुमारपाल चरित। ये गुजरात का शासक था कुमारपाल, और इस पुस्तक में कुमारपाल का इस पुस्तक में इतिहास मिलता है, और इसकी रचना किसने की थी, हेमचंद्र ने। फिर नव शाहंसाक चरित, ये पद्मगुप्त, ठीक है, ये परिमल द्वारा रचित है, और ये परमार शासक था। सिंधुराज नवहंसाक, यहाँ पे देखिए सिंधुराज नवहंसाक नाम है।
और यह जीवन चरित है नवहंसाक का, उसी के नाम से ही आया है, और यह पूर्व मध्यकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये था जीवन चरित्र के डिफरेंट पॉइंट्स। अब पुराण पर आ जाते हैं कि पुराण में पर्टिकुलर, जैसे अभी हम नाम बताए थे कि पूर्व मध्यकालीन युग में महत्वपूर्ण ये एक साहित्यिक स्रोत है। 9वीं शताब्दी में बृहन्नारण्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन सदी का है, कलिका पुराण। कलिका पुराण जो है ये 10वीं सदी का है, ठीक है, ये साइड में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 10वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी के बीच का है ये। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है ये 10वीं से 16वीं सदी के बीच का है। अब हम लोग आ जाते हैं कमेंट्री, मतलब टीकाएँ। इस काल में महत्वपूर्ण धर्म स्रोतों के संकलन, टीकाओं को लिपिबद्ध किया गया था। जैसे मनुस्मृति पर खास करके 2-3 टीकाकार हैं जिसने मनुस्मृति पर टीका लिखा है, जिसमें मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट ने टीकाएं लिखे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी लिखा था विश्वरूप ने, विज्ञानेश्वर ने, अपराक ने, चूलमणि ने, ये सारे टीकाएं लिखे हैं। ये देखिए ये सारे नाम हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर है, अपरार्क है, शूलमणि है, और विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा नामक टीका, इसको जरूर से याद रखिएगा कि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार तथा अन्य विषयक कानून से संबंधित नियम है। जैसे स्मृति में हम लोग देखते ही हैं कि कानून संबंधी नियम थे, तो उसी से संबंधित उसके ऊपर टीका है, तो कंटेंट भी वही रहेगा। धर्म साहित्य में बहुत सारे धर्म साहित्य, यहाँ पे कुछ जैन लोक कथाएँ देखने को मिलती है। तो जैन लोक कथाओं की रचना मिली है, और उसमें व्यापारी समुदाय में ये बहुत ही लोकप्रिय था, ये जैन लोक कथाएँ। इसमें समकालीन व्यापार तथा व्यापारी वर्ग से जुड़े सूचनाएं प्राप्त होती है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर धर्म साहित्य है, ये लिटरेरी सोर्सेज में ही हम लोग अभी चल रहे हैं। उसके बाद है वैदेशिक विवरण, थोड़ा सा ब्लरी है कहीं कहीं पर, ये आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ये वो है वैदेशिक विवरण। वैदेशिक विवरण में जो विदेशी अकाउंट है, फॉरेन अकाउंट, वो कौन कौन से लेखक आए हैं, जिसमें से 2 के ही हम लोग यहाँ पे नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें सुलेमान भी ऐड कर सकते हैं, जो कि पाल शासक और राष्ट्रकूटों के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर मैंने वेनसांग और इत्सिंग के बारे में लिखा है, 2 प्रमुख चीनी यात्री थे, उनके बारे में है। जैसे सीयू की वेनसांग की रचना है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। और सीयूकी की रचना उसने की थी, उसने हर्षवर्धन के काल में वो भारत आया था, और सीयूकी की नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत के इतिहास के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा था। और इसके साथ ही इत्सिंग है, इत्सिंग जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का उसने विस्तृत विवरण दिया है। और एक चीज़ उसने किया था, यहाँ पर 56 बौद्ध भिक्षु आए थे यात्रा पर, उनके जीवन के बारे में भी उसने लिखा है। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट हैं जिनको शायद थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों को तो समझ आ ही रहा है, बस इसको काम करिएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी को प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट हो जाएगा अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। जैसे मैंने उसी समय बोला कि अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत बोलकर कोई इस तरह का पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट इसको अपने से इंक्लूड किए हैं कि जो जो बुक्स बच गए हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके बारे में बस एक लाइन में लिख दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे और अनेक ग्रंथ हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे है राजतरंगिणी, ठीक है, जो कल्हन द्वारा रचित है। गौड़वाहो वाकपति द्वारा रचित है, वाकपति द्वारा, और पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदई। कर्पूर मंजरी है राजशेखर का। कथा सरित सागर है सोमदेव का। यहाँ से ये पूरा, ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और वासव दत्ता का है। अष्टांग संग्रह है, सिद्धांत शिरोमणि है, ये सारे पुस्तक हैं। अब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, ये लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट हुआ। अब पुरातात्विक स्रोत का 2 से 3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद सारे पुरातात्विक स्रोत पे आ जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोत का विशेष भूमिका है। इस काल में भू अनुदान ताम्रपत्र लेख विशाल मात्रा में पाए गए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अब क्या क्या आ रहे हैं वो बस लिख लीजिए, उसके बाद उसी को डिटेल में लिख दीजिए। अभिलेख है, ताम्रपत्र लेख है,
स्मारक है, भवन मंदिर है, मूर्तिकला है, चित्रकला प्रमुख इत्यादि हैं जो इस काल के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो निम्न है। अब एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए। जैसे अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें एक है सोनीपत अभिलेख। ये सोनीपत अभिलेख एक ताम्रपत्र लेख था ये, और यह हर्षकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हर्षवर्धन के विजयों का वर्णन है। उसके बाद आ जाता है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा जो अभिलेख है ये भी हर्षकालीन है, यूपी वाले क्षेत्र में है बांसखेड़ा अभिलेख, और इसमें हर्ष के गुणगान किया गया है। उसे एक शक्तिशाली शासक के रूप में दर्शाया गया है, उसे एक कलाकार भी कहा गया है इस अभिलेख में, और इसमें हर्ष के हस्ताक्षर भी पाए गए हैं इस अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख, ये ग्वालियर अभिलेख है पूर्व मध्यकाल का, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि ग्वालियर अभिलेख से अन्य शासकों के बारे में भी पता चलता है, लेकिन प्रतिहार शासक नागभट्ट के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद आ जाता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख ये सेन वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। विजय सेन के उपलब्धियों का इसमें विवरण मिलता है। उसके बाद है एहोल अभिलेख। ये पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियानों का वर्णन है एहोल अभिलेख में, और इस अभिलेख में हर्ष और चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय है उसके बीच जो युद्ध हुआ था उसका भी विवरण मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्मारक भवने और मंदिर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये ब्लरी है, स्मारक भवन और मंदिर। तो पूर्व मध्यकाल में ये सारे जो स्मारक भवन मंदिर है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आज भी पूर्व मध्यकाल के इतिहास को ये बयान कर रही है क्योंकि ये मंदिरें अभी भी अस्तित्व में हैं। और इस काल में पल्लवों द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पहले भी मैंने कहा 3 क्षेत्र, पल्लव, चोल और ओडिशा के जो शासक हैं उनके बारे में। मंदिर निर्माण की अनेक शैलियाँ का प्रचलन इस काल में देखने को मिलता है। पल्लव काल में कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर पल्लवकालीन प्रमुख मंदिर है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ मैंने 2 नाम ही इंक्लूड किया है, एक है कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एक है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। ये तटीय लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चोल शासकों के काल में अनेक मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है सबसे उम्दा नमूना है इनका, और फिर गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर प्रमुख है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, 2 नाम को इंक्लूड किया है। उड़ीसा के मंदिर में ये तो लगभग आप लोगों को सबको पता है, उड़ीसा के जो प्रमुख मंदिर है जैसे जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो ये पुरी है। देखिए ये क्रॉप में ऊ की मात्रा छूट गया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सारे मंदिर हैं। अच्छा ये नीचे के सेंटेंस में है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर सर्व प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भी अन्य शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया जो पूर्व मध्यकालीन धार्मिक सांस्कृतिक जीवन और कला को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अन्य शासकों को भी हम लोगों ने एक लाइन में इंक्लूड कर दिया कि और भी बहुत सारे मंदिर बने हैं। अब जैसे अजंता एलोरा अमरावती की गुफाएं भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए हम लोग एक एक लाइन में सारे चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करते जा रहे हैं। अब देखिए मूर्तियाँ आ जाएगी, तो मूर्तियाँ प्रमुख थी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध थी चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ, और उसमें चोलकालीन कांस्य मूर्तियों में नटराज की जो मूर्ति है, ठीक है, चूँकि ये शिव की ही मूर्ति है, नृत्य पॉस्चर में है, तो नटराज की मूर्ति के बारे में लिखिए। इस काल में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं जिसमें शिव की बहुमुखी मूर्तियां हैं, शिवलिंग है इत्यादि प्रमुख है। और एक मूर्ति के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, इस काल का बेजोड़ नमूना है। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला विंध्यगिरी, बिंदु यहाँ छूट गया है, विंध्यगिरी पहाड़ियों पर है। यह 57 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति कला भी पूर्व मध्यकालीन इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण जरिया है। तो ये सारे आपके हो गए मूर्ति कला और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में 4-5 पॉइंट जो था वो हो गया। अब 2 से 3 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए कि ऊपर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो इस काल के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अपने सेंटेंस में उपरोक्त साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत पूर्व मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में भूमिका निभाती है और पूर्व मध्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं साहित्यिक जीवन का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो ये ओवरऑल हो गया, ये आपका PDF नोट्स फॉर्मेट में हो गया। तो दोनों चीज़ें ही कंप्लीट हो गई। पहले मैंने टॉपिक को समझा दिया, उसके बाद जैसे आप लोगों का मैसेजेस रहता है, कमेंट रहता है नोट्स के लिए,
तो ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी इसमें ज़रूर आप लोग इसको अच्छे से पूरा पढ़िए, लेकिन सेंटेंस जो है कुछ थोड़े बहुत अपने सेंटेंस को इंक्लूड करिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी कोर 4 को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कोर 4 के लिए ही बोल रहे हैं, मैसेज भी किए हैं कुछ लोगों ने। कोर 4 को पढ़ने में शायद कुछ टॉपिक्स को पढ़ने में अनफेमिलियर है, हार्ड नहीं कहेंगे, अनफेमिलियर है, क्योंकि गुप्त मौर्य ये सब आप लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं स्कूल टाइम में, ये भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट में रहता है और ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा अनफेमिलियर है, कम पढ़े हुए होते हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी कोर 4 पर ही होगा, और वो सिलेबस के हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे, जिससे आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।